हाँ बेटा देखिए, तो पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स में हमें सिर्फ ये बताना था कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और इसमें बताया गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट दिया गया है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। We need to find the length and the breadth of the plot। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया दी गई है। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है और इसकी एरिया दी गई है, एरिया इक्वल टू है 528 मीटर स्क्वायर। और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है। विड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे यदि मैं विड्थ को कंसीडर कर लेता हूँ, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। ये हमने मान लिया कि इसका जो विड्थ है वो x मीटर है। तो देयरफॉर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? तो लेंथ इक्वल टू होगी इसके विड्थ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा। तो विड्थ क्या है? x है, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 1 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा इसका लेंथ। विड्थ हमने मान लिया है x है और लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, इसकी एरिया दी गई है तो इसकी एरिया निकाल लो। इसकी लेंथ मैं यहाँ लिखता हूँ 2x प्लस 1। तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लेंथ इंटू विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल की एरिया जो होती है वो लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होती है। देयरफॉर अब रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया ऑलरेडी हमारे सामने यहाँ पर गिवन है, ये हो जाएगा 528 इक्वल टू लेंथ क्या है? 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है? तो विड्थ है x। अब इस x का मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो 2x इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका x। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस x और इस 528 को राइट साइड ट्रांसफर कर दें तो -528 इक्वल टू लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इसको अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। बस इतना ही करना है, इसमें इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बेटा, आया समझ में? ओके, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, रब कर दूं। हाँ सर। सेकेंड पार्ट में दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद जस्ट आने वाला दूसरा नंबर। ये करें 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
और उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 306 के इक्वल। तो अगर हम लोग सपोज कर यहाँ पे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर is x, therefore its consecutive positive इंटीजर क्या होगा? तो जैसे मान लो अगर पहला नंबर 10 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? पॉजिटिव, तो हो जाएगा 11। अगर 12 है तो 13 हो जाएगा, 13 है तो 14 हो जाएगा, मतलब जस्ट उसके बाद वाला। तो पहले नंबर में यदि 1 प्लस किया जाए तो उसका कॉन्जिक्यूटिव मिल जाता है। तो पहला नंबर यदि मैंने x मान रखा है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इन दोनों का इंटू किया जाए तो 306 हो जाता है। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू 306, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वह 306 के इक्वल है। देयरफॉर पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x + 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखा है? 306 के। बता दो बेटा, x का इंटू अगर इन दोनों में करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। हाँ सर। x का इंटू इस ब्रैकेट के अंदर करना है, क्या होगा? x + 1। अरे इस x का इंटू x में करोगे तो कितना होगा? x²। गुड। प्लस x का इंटू 1 में x इक्वल टू 306। अब आप 306 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो ये माइनस में आ जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। मीन्स x² + x - 306 इक्वल टू 0, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको मिल गया। सेकेंड का आपको एक इक्वेशन मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। पूछना है कुछ इसमें? नहीं सर, ठीक है, इजी था। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Rohan's mother is 26 years older than him. मीन्स रोहन की मदर की एज रोहन के एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ये कह रहा है कि रोहन की मदर की एज रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है और प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। तो इसको इक्वेशन के द्वारा हमें रिप्रेजेंट करना है। सर ब्लर हो गया। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन dx ईयर्स। हमने मान लिया कि रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है। देयरफॉर
according to question, his mother's age, his mother's present age कितना हो जाएगा बेटा बता दो। मदर्स की एज, रोहन की एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा उसकी मदर की एज? सर रोहन की एज क्या है? रोहन के मदर की एज उसकी एज से 26 ईयर ज़्यादा है। सर 26 ईयर्स ज़्यादा है। रोहन की एज से उसकी मदर की एज 26 ईयर्स ज़्यादा है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी यदि रोहन की एज x है? 26x। नहीं, 26x तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। मतलब किसी बच्चे की एज 10 साल है और कोई दूसरे बच्चे की एज उससे 5 साल ज़्यादा है, तो 10 × 5 15 नहीं, 50 ईयर्स हो जाएगा। हाँ सर। प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस करेंगे। मतलब रोहन की एज x है, 26 ईयर्स इसमें प्लस कर देंगे, तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आंसर तो 26 ही आया ना? हैं? आंसर तो 26 ही आया। x प्लस 26 होता है। x प्लस 26 क्या 26 होगा? इतना ही रहेगा, x प्लस 26 ही रहेगा। ओके सर। अब हमें 3 साल बाद की दोनों के निकालनी है। आफ्टर 3 years ages of both will be 3 साल बाद, तो जैसे मान लीजिए कि आज आपकी एज 15 ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 18। 15 में 3 प्लस कर देंगे, तो अगर रोहन की एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। एंड उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी? x + 26 तो पहले से ही थी, और 3 साल बाद तो 3 साल और इसे प्लस कर दो, ये इतनी ईयर्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये उसकी मदर की एज बनेगी 3 साल बाद की, ये रोहन की एज बनेगी 3 साल बाद की। अब कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 360 के बराबर है। Therefore, according to question, x + 3 into x + 26 + 3 इक्वल टू 360। ये ऐसा बनेगा। ये रोहन की एज है 3 साल बाद की, ये उसकी मदर की एज है 3 साल बाद की, और दोनों का इंटू किसके बराबर है? 360 के इक्वल है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो x + 3 इंटू x + 26 + 3 ये हो जाएगा 29 इक्वल टू 360। अब इस ब्रैकेट का इसे मल्टीप्लाई करना है। पहले x का दोनों में करेंगे, x इंटू x + 29 प्लस 3 इंटू x + 29 इक्वल टू 360 ये हो जाएगा। अब इस x का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू x प्लस x इंटू 29x प्लस, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू x 3x प्लस 3 इंटू 29 तो 3 इंटू 9 27 कैरी 2 3 2 जा 6 + 2 8 इक्वल टू 360। ऐसा बन जाएगा। नाउ x² प्लस 29x प्लस 3x ये हो जाएगा 32x प्लस 87, और 360 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो ये बनेगा -360 इक्वल टू में 0, या x² प्लस 32x और 360 में से 87 को माइनस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि 360 बड़ा है और उसका साइन निगेटिव है। माइनस 0 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 10 में से 10 - 7 3, यहाँ बच गया 5, अगेन फिर कैरी लेंगे 15,
15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बच गया 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन के आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यही आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है इसमें, डाउट है? नहीं सर, ठीक है। ओके। रफ कर दूं? हाँ सर। इसी का फोर्थ देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. इसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ये कह रहा है कि ट्रेन है, अगर अपनी यूजुअल यानी कि एक एवरेज स्पीड से चल रही है और उसको 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन यदि उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी आ जाती है यानी कि स्लो चलने लगती है, तो पहले जितना टाइम लग रहा था सेम डिस्टेंस को कवर करने में, उसी डिस्टेंस को कवर करने में अब 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो इसका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बताना है। तो आप जानते ही हो कि अगर स्पीड स्लो हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू दे रखा है 480 किलोमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये गिवन है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर। मतलब अगर इस स्पीड से ट्रेन चल रही है तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। तो t इक्वल टू, मैं टाइम मान लिया जितना समय लग रहा है, t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में स्पीड, ये फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर, और इसकी स्पीड क्या हमें मान रखी है, x। तो देयरफॉर t इक्वल टू 480 अपान में x आवर्स। ये इतना समय लगेगा अगर ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चल रही है तो, और डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 480 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो जाती है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी। सिंस स्पीड ऑफ ट्रेन decreased by 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है। तो देयरफॉर न्यू स्पीड क्या बनेगी, न्यू स्पीड यानी कि अब किस स्पीड से ट्रेन जा रही होगी। तो पहले जा रही थी 1 किलोमीटर पर आवर से, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से ट्रेन चलने लगी, तब अगर इस स्पीड से ट्रेन चल रही है तो इसी डिस्टेंस को यानी कि 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन
to cover the distance to cover the distance 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्मॉल टी से मैंने बताया था, अब यहाँ पे कैपिटल टी से इसी टाइम को बताता हूँ, क्योंकि टाइम चेंज होगा। टाइम क्यों चेंज होगा? स्पीड कम हो चुकी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है। तो कैपिटल टी इक्वल टू ए बी क्या होगा? डिस्टेंस अपान में स्पीड, डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर, बट उसकी स्पीड बदल चुकी है और स्पीड हो गई है x माइनस 8 आवर्स। तो नया जो टाइम हुआ, नया टाइम t इक्वल टू 480 अपान x माइनस 8 आवर्स लग रहा है। अब ये जो टाइम है ये ज़्यादा है इस वाली टाइम से। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है, और कितना कम है? तो 8 किलोमीटर पर आवर कम है, और उसकी वजह से 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो देयरफॉर इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना हुआ? ये ज़्यादा टाइम है, कम टाइम है, मतलब ये 3 घंटा ज़्यादा है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इक्वल टू 3 आवर्स। कैपिटल टी क्या है? तो कैपिटल टी वह टाइम है जब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो चुकी थी, और स्मॉल टी क्या है? स्मॉल टी वह टाइम है जब ट्रेन अपने यूजुअल स्पीड से चल रही थी। और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि बाद वाला जो टाइम है वह पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है। तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इक्वल टू 3। कैपिटल टी के प्लेस पे ये लिख देंगे, देयरफॉर 480 माइनस एक्स होल अपान सॉरी एक मिनट, 480 अपान में x माइनस 8 माइनस स्मॉल टी ये है 480 अपान x, 480 अपान में x इक्वल टू 3, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें, तो x का इंटू इधर करेंगे, तो 480 इंटू में x माइनस 480, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा x माइनस 8 होल अपान में x इंटू एक्स माइनस 8, इन दोनों का एलसीएम है इक्वल टू आ गया 3। देयरफॉर 480 माइनस 480x, इस 480 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x में हुआ तो ये आ गया, इसका इंटू करेंगे तो प्लस 8 से 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इक्वल टू 3, और इसको मैं पहुंचाता हूँ राइट साइड, तो 3x इंटू एक्स माइनस 8, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा 480x से 480x यहाँ पे आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये 3x का मल्टीप्लाई करो, तो 3x का स्क्वायर माइनस 24x, और इसको उधर भेज दें तो माइनस 3840 इक्वल टू 0, या अगर 3 से डिवाइड कर दें इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया, आंसर। ठीक है बेटा, और इस तरह से ये आपके एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई।